This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत झूमेगा भारत। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वक्कम, वेलकम आप सभी का भारत एफएम के इस कार्यक्रम जिसका के नाम है स्टार्स अलाइंड में तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आशीष झा। तो दोस्तों आज हम जिन कलाकार से मिलेंगे और जिनसे हम बातचीत करेंगे, जिनकी कहानी हम उनकी जुबानी सुनेंगे, उनका नाम है नन अदर देन अनूप जलोटा। अब अनूप जलोटा जी के बारे में कुछ कहना या बातें करना एकदम ऐसा है जैसे कि आप सूरज को दिया दिखा रहे हो, बट फिर भी अ ब्रीफ introduction about him. Now, Anup Jalota is an Indian singer, musician, and actor, best known for his performances in the Hindu devotional music and bhajans. He is popularly known as the Bhajan Samrat. Padma Shri for 2012 has been conferred upon him in the field of art Indian classical music vocal by Government of India. He was a contestant on the reality show Big Boss very recently. तो दोस्तों आइए स्वागत करते हैं अनूप जलोटा जी का। नमस्कार अनूप जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? एकदम फर्स्ट क्लास अनूप जी, आपकी दुआ है। हम उम्मीद करते हैं आप भी एकदम ठीक ठाक, एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त हैं। बिल्कुल मजे में हूँ आशीष जी, घर से बाहर नहीं निकलता हूँ और यही प्लान है कि महीना भर ये मई मंथ में तो घर से बाहर निकले ही नहीं, अंदर ही रहे। नहीं, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आई मीन जिस हिसाब से अभी हमारे देश की हालत है, बहुत तकलीफ और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हर परिवार में लोग सेफ रहें, हेल्दी रहें और जी जितना हो सके इस मुसीबत से उबरें और बाहर आए। तो अनुप जी, आज की इस कार्यक्रम का हम शुरुआत करते हैं और हम चाहेंगे कि हम आपके बचपन से शुरू करें। तो आप हमें बताइए कि वैसे तो सभी जानते हैं कि आपका बचपन लखनऊ में बीता, लेकिन आप अपनी जुबानी हमें बताइए कि आपके बचपन के बारे में आपको क्या बहुत ज्यादा याद है और आपके एक्सपीरियंसेस बचपन में कैसे रहे, कैसा रहा आपका बचपन? मेरे पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा, जो बहुत प्रसिद्ध रिस्पेक्टेड क्लासिकल सिंगर रहे और जी भजन भी बहुत अच्छा गाते थे। वो वैसे तो पंजाब से हैं, फगवाड़ा से, लेकिन वो लखनऊ आ गए थे 1948 में। फिर लखनऊ में ही उनकी शादी हुई और क्योंकि लखनऊ के नजदीक जो सबसे अच्छा हिल स्टेशन है वो है नैनीताल, तो जी लखनऊ कानपुर के लोग नैनीताल घूमने जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। तो मेरे जी पेरेंट्स भी नैनीताल घूमने गए थे, 2 गए थे 3 आ गए। मैं वहीं पैदा हो गया। हाँ 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 हाँ, मैं वहीं पैदा हो गया। तो ओके। पैदाइश मेरी नैनीताल की और फर्स्ट 20 इयर्स में रहा लखनऊ में। तो लखनऊ में भातखंडे म्यूजिक कॉलेज से संगीत सीखते रहे, अपने पिताजी से भी सीखते रहे और भातखंडे संगीत महाविद्यालय के साथ साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया और उसके बाद मुंबई आए, क्योंकि लखनऊ में जितना नाम करना था हो चुका था। वहाँ एक अपना ऑर्केस्ट्रा बनाया हुआ था, उसमें हम खूब गाते जी, थे तो गजलें। बम्बई आने से पहले मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है कि ये जो म्यूजिक की रुचि है, अब जैसा कि आपने कहा कि आपके पिता पद्मश्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी वे ऑलरेडी महाविख्यात क्लासिकल सिंगर थे। तो ये जो म्यूजिक है वो आपके रगों में तो था ही, दौड़ रहा था, लेकिन आपका शौक म्यूजिक के अलावा बचपन में था और कोई और ड्रीम्स थी आपके, कोई और हाँ, ऐसा सपना देखा था आपने अदर देन म्यूजिक? और भी शौक थे। क्रिकेट का बहुत शौक था, क्रिकेट खेलते थे अच्छा। अच्छा। तो शायद मैं क्रिकेट प्लेयर बनता अगर मैं म्यूजिक में नहीं आता, क्योंकि मैं अच्छा खेलता था। अरे वाह। हमारे
कई क्रिकेट स्टार्स दोस्त भी हैं। सुनील गावस्कर हैं, वेंगसरकर हैं, कपिल देव हैं, ये सब हमारे क्या? अच्छे मित्र लोग हैं, हम लोग मिलते रहते हैं। तो अच्छा। जो चीजें ऐसी होती हैं कि म्यूजिक में लगन बढ़ती गई। तो जब बीए कंप्लीट किया तो सोचा कि बस हो गया, तो इसमें पूरी तरह जाना है। लेकिन तब तक लखनऊ में बहुत कॉन्सर्ट्स करे थे मैंने। हमारे अच्छा। एक ऑर्केस्ट्रा बनाया हुआ था, रॉयल कंपेनियंस। तो गजल भी, भजन भी और फिल्मी गाने भी बहुत गाते थे उन दिनों। मैं शायर तो नहीं, बॉबी फिल्म आई थी तो वो गाते थे। जी। किशोर दा जी। के गाने। तो जूनियर किशोर के जी। नाम से लोग मुझे वहाँ जानते थे कि लखनऊ में। भाई किशोर दा के गाना, किशोर जी के गाने अच्छा। गाते हैं। तो उसके बाद जब तो हम्म। मुंबई आए, तो मुंबई में आके हमने ऑल इंडिया रेडियो में एक नौकरी शुरू की एज ए कोरस सिंगर, जिसमें 30 सिंगर्स थे, उसमें एक मैं भी था। और मेरी सैलरी थी 320 रुपये महीना। यानी वाह। कितने, पाँच पाँच डॉलर हुए। हाँ। राइट। आज आज की तारीख में, हाँ, एग्जैक्टली $5 हुए। करीब राइट। पाँच पाँच डॉलर हुए। वो भी महीना, $5 घंटा नहीं, और हफ्ता नहीं, और दिन महीने नहीं। का। महीने का। जी, महीने का। हाँ। तो बड़ा मजा आता था उसमें, सबके साथ गाते थे, बहुत अच्छा लगता था। बड़े बड़े सिंगर्स आते थे, उनके पीछे हम खड़े होके कोरस गाते थे। तो फिर वही बम्बई, सिंगर्स जैसा कि हमारे आपने कहा कि साथ के हो गए। जब उन्हीं सिंगर्स के साथ फिर हमने बहुत काम भी किया आगे जी, चल के। नहीं तो आप जब बम्बई आए तो जैसा कि हर एक के साथ होता है कि बम्बई में सबसे पहली मुश्किल आपको ये आती है कि रहें कहाँ, बम्बई जैसी जगह में। वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, तो वो आपका चैलेंज आपने कैसे? मेरे पिताजी 3-4 साल पहले बॉम्बे आ गए थे मेरे आने के, और उन्होंने यहाँ स्टैब्लिश कर लिया था। उनका तो नाम था, वो तो बहुत फेमस थे ही। तो बहुत अच्छा फ्लैट अच्छा। लिया हुआ था कोलाबा में। अच्छा। ओके। बहुत अच्छा बड़ा फ्लैट, 3,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट, जी। जो यहाँ तो के और ऑल लग्जरी इंडिया है। रेडियो में, अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो में आप कितनी देर तक वो ये कोरस सिंगिंग का आपने किया? मैंने करीब 2 साल वहाँ वो काम किया। फिर धीरे धीरे लोग मुझे पहचानने लगे, कुछ लोगों ने फिल्मों में भी गवाया। फिल्म शिरडी के साईं बाबा में गाया। मनोज कुमार जी ने सुना एक दिन गाना, उनको अच्छा लगा, कहने लगे चलो इसमें गाओ। और भी जी। चीजें, इधर उधर हाँ। प्रोग्राम छोटे छोटे होने लगे। मतलब इस तरह के प्रोग्राम होते थे कि एक गजल जगजीत सिंह साहब गा रहे हैं, एक गजल मैं गा रहा हूँ, एक गजल भूपेंद्र जी गा रहे हैं, एक ओह, गजल अच्छा। फरहत अजीज गा रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम हम लोग के होते थे। उसके बाद जैसे अच्छा। जैसे नाम होने लगा सबका, फिर आधा आधा प्रोग्राम होने लगा कि आधा प्रोग्राम मेरा हो रहा है, आधा जगजीत सिंह साहब का हो रहा है। उसके बाद और थोड़ा नाम हुआ, सोलो प्रोग्राम होने लगे। वैसे ही जिंदगी ऐसी ही चलती है, जिंदगी की कहानी ऐसे ही ऐसी है, ही चलती है। ऐसे ही लाइफ, एग्जैक्टली। तो बड़ा एग्जैक्टली। बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जिंदगी रही है। आज भी जी। उसका मजा ले रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि जिंदगी बड़ी सुंदर यात्रा है। और अभी 2 महीने में मैं 68 का हो जाऊंगा। तो जब मैं 60 का हुआ, तो एक लाइन मेरे ध्यान में आई कि अब जो शेष है वो विशेष है, क्या बात है। जो बाकी है वो स्पेशल है। स्पेशल। दैट इज करेक्ट। हाँ। तो 60 के बाद से मैंने एक एक पल जो है वो स्पेशल सेलिब्रेट करता हूँ। मैं जीवन का हर क्षण जो है बहुत प्यार से गुजारता हूँ। मैं अभी आपके साथ हम्म। जुड़ा हूँ। आपके पहले मैं 3 जगह और जुड़ा हुआ था, उसमें एक टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा। बॉम्बे भी था। और आपके बाद भी 3 लोगों से और जुड़ूंगा। क्या बात है, तो क्या मैं बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं एक दिन में करीब 3 लाख लोगों से बातें करता हूँ, 3 लाख लोगों को गाना सुनाता हूँ, तीन क्या लाख बात। लोगों से जुड़ जाता हूँ, अपने विचार विमर्श देता हूँ, उनके सुनता हूँ। तो ये मैंने 60 साल होने के बाद सोच लिया था कि जो शेष है वो विशेष है। अब तक जो हुआ बहुत वो हो बहुत गया। तो अब देखिए क्या क्या कर रहा हूँ। फिल्म भी कर रहा हूँ। अभी मेरी कल एक फिल्म रिलीज हुई है। उस फिल्म का नाम है वो अच्छा। मेरी स्टूडेंट है। अच्छा।
हाँ, 6 हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म रिलीज हुई है। उसमें मैं और जसलीन मथारू हैं। बड़ी अच्छा, मजेदार फिल्म बनी है, तो आप भी देखिएगा। हंगामा पे देख लीजिएगा या जरूर जरूर देख। टाटा टाटा स्काई पे देख लीजिएगा। 2 घंटे की फिल्म है, बड़ी जी, इंटरेस्टिंग फिल्म। डेफिनेटली डेफिनेटली। और आपने कहा नेटफ्लिक्स अमेजोन पे है या नहीं है अभी? अमेजोन नेटफ्लिक्स पे नहीं है, लेकिन 6 प्लेटफॉर्म्स पे है। अच्छा, हम जरूर चेक करेंगे उसे और जरूर देखेंगे। तो अब हाँ, हमें तो ये देखिए। बताइए, हाँ अनूप जी, हमें ये बताइए कि आपको भजन सम्राट माना जाता है, हम्म। और लेकिन एट द सेम टाइम जैसे कि आपने भी काफी गजल सिंगर्स के साथ भी आप काफी शोज करते थे, और आपने काफी अच्छी गजलें भी गाई। तो ऐसा कभी हुआ है जहां आपको चूज करना पड़े कि भाई आज मुझे मुझे गजल ज्यादा पसंद है या मुझे भजन ज्यादा पसंद है? ऐसा कभी सिचुएशन आया है आपको? भजन और गजल, ये तो सिर्फ कविता है। ये गाना कहाँ है? जी गाना तो ये नहीं है, कविता है। जी तो गाना हम लोग गाते हैं, जी उसमें कोई भी कविता गा लें। पंजाबी गाना भी गा लेंगे, मराठी गा लेंगे, गुजराती गा लेंगे, हीर गा लेंगे, सूफी गा लेंगे, क्लासिकल गा लेंगे, राजस्थानी गाने गा लेंगे। तो ये तो सिर्फ पोइट्री है। किसी को जी नहीं कहा जा सकता कि ये गजल सिंगर है, क्योंकि एक्चुअली तो गजल का मतलब एक पोइट्री, वो गाना थोड़ी है। अब मैं आपको जी एक खास बात बताऊं कि जब मुशायरे में कोई शायर एक गजल पढ़ता है, वो गाता तो नहीं है, जी। लेकिन वो पढ़ता है और लोग कहते हैं वाह वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर। वाह! उससे 3 3 4 4 बार सुनते हैं लोग, जी जबकि वो गा नहीं रहा है उसको। जी जी तो गजल तो यूं ही बहुत खूबसूरत चीज है, उसको गाने की क्या जरूरत है? ऐसे ही भजन है, भजन को गाने की क्या जरूरत है? ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अजब ऐसे तक। मजा आ जाता है। जी जी लेकिन जी अगर कोई सिंगर गजल या भजन को गाकर और खूबसूरत बना सकता है, तो उसको गाना चाहिए। हम्म। नहीं तो उसको गाने की जरूरत नहीं। ये यूं ही बहुत खूबसूरत चीज है। वो जैसे तो आपने बहुत सही। जैसे जो साइलेंस है, आप किसी जंगल में जाइए, वो जो साइलेंस है वो कितना प्यारा होता है। इट इज सो मेलोडियस। उसमें भी एक आवाज होती साइलेंस है, इज साइलेंस में सो भी एक आवाज मेलोडियस। होती है। हाँ, जी और उस साइलेंस में जैसे ही कोई कोयल की आवाज आती है तो और अच्छा लगता है। हम्म क्या, हाँ हाँ, देखो पंछी ने इसमें कुहू हम्म। कुहू बोला, कितना अच्छा लगा। लेकिन उसमें अगर किसी कार का हॉर्न बजता है तो बहुत बुरा लगता है। बहुत सही कहा आप। तो साइलेंस को अगर हम और खूबसूरत बना सकते हैं तो बोलें, नहीं तो ना बोलें, चुप रहें। साइलेंस खुद जी बहुत खूबसूरत है, जी। हम क्या उसको या खूबसूरत बनाएंगे? हम्म तो इसी तरह गजल है, इसी तरह भजन है, कि उन्हें हम और खूबसूरत बना सकते हैं तो हम गाएं। ये तो गाने की जरूरत नहीं है। अब मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह साहब, इन लोगों ने इसको और खूबसूरत बनाया है। मेरे पिताजी ने हम्म भजनों को और खूबसूरत बनाया है, इसलिए गाया है। मैं भी हम्म कोशिश कर रहा हूँ कि भजन जैसे लिखे गए हैं, मैं उसको गाऊं तो और वो खूबसूरत लगे, ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये यात्रा जी इस तरह है। ये चीज है जो मैंने एक्सप्लेन किया। जी। तो अब हमें ये बताइए अनुज जी, कि आपकी जो इतने साल आपने गुजारे हैं इंडस्ट्री में, उसमें बहुत सारे दोस्त मिले होंगे और बहुत सारी ऐसी घड़ियां हुई होंगी जो आपको याद रह चुकी हैं, आपके मेमोरी में बसी हुई हैं। ऐसे कोई एक आध इंसिडेंट्स के बारे में बताइए जो आपकी मेमोरी में एज्ड है और वो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ। मैं और जगजीत सिंह साहब बहुत अच्छे दोस्त रहे, और बहुत मिल नहीं पाते थे, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते थे अपने प्रोग्राम में, मैं अपने प्रोग्राम में बिजी रहता था। तो ऐसे हम लोगों की बैठक नहीं होती थी। कभी आ जाते थे, 2 4 घंटे बैठे चले गए, लेकिन एक इत्मीनान वाला जो समय था हम लोगों को नहीं मिला। तो ऊपर वाला भी ये चीजें समझता है कि इनको मिलाना चाहिए भाई, जरा अच्छी तरह। तो जगजीत सिंह साहब
मुझे याद है कि मेरा एक प्रोग्राम देहरादून में था, इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो मुझे वो इंजीनियरिंग कॉलेज एक मिस्टर सिन्हा का है, उनका मुझे फोन आया कि अनूप जी आप देहरादून आ रहे हैं हमारे कॉलेज में, तो नेक्स्ट डे आप जगजीत सिंह साहब का करवा दीजिए वहाँ। मैंने कहा करवा देते हम, कह देते। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई साहब दूसरे दिन आप आ जाइए। कहते हाँ मैं आ जाऊंगा, चलो करते हैं प्रोग्राम वहाँ। तो इत्तेफाक देखिए कि वो डेट भूल गए और वो एक दिन पहले आ गए जिस दिन मेरा ओह, प्रोग्राम। जी। अपनी पूरा बैंड बारात लेके एक दिन पहले आ गए और मुझे कहने लगे आज है। मैंने कहा आज नहीं, आपका कल है। अरे कहते यार मैं समझा आज है। मैंने कहा चलिए ठीक है, आ गए, बैठिए मजा करेंगे। कल मैं आपको सुनूंगा, आप आज मुझे सुनिए। मुझे सुन लीजिए, हाँ। तो हम दोनों ने 2 दिन बड़े कमाल के गुजारे। 2 दिन संगीत की बातें, खाना पीना, मौज मस्ती, इधर उधर की बातें सब। और थोड़ा रियाज भी किया साथ में सुबह उठ के। बहुत हमने मजे किए। और तीसरे दिन हम बॉम्बे आए। बस वो जगजीत सिंह जी का आखिरी दिन था लाइफ का। ओह, आर यू सीरियस? हाँ, उनको फिर ब्रेन हैमरेज उस दिन हो गया। तो आप ये ओह माय देखिए कि गॉड। ऊपर वाला कैसे प्लान करता है कि इनको मिलाना कैसे है। इसकी तो जिंदगी बहुत खत्म सही। होने वाली है, तो इसके जाने से पहले इनको मिला दो भाई। तो देहरादून एक दिन पहले भेज दिया। वो ये बात आपने बहुत सही कही कि हाँ, ऊपर वाला क्या सोचकर क्या करता है ये कोई नहीं देखिए, जानता, लेकिन जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। इतना तो मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर वो दूसरे दिन आते अपने प्रोग्राम के दिन तो मैं तो चला गया होता। जी, जी, राइट। लेकिन देखिए कमाल कि 2 दिन हम्म, हम रहे। हम्म। बस वो ऊपर वाले ने लिखा था कि तुम लोग यार रहो, यार मजे करो। कमाल है ना। तो अब जैसे कि आपने कहा, जगजीत जी आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, तो उनके द्वारा गाए हुए, आई मीन, हालांकि उनके सारे गजल्स एक से बढ़कर एक हैं, तो उनमें से किसी एक को चुनना ज्यादती है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी ऐसे गजल को चुनना पड़े जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो आप किसे चुनोगे? कौन बात से गजल? निकलेगी तो फिर दूर तलक बहुत दूर जाएगी। तलक जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। लोग खास बेवजह वजह उस गजल को उदासी का चुनने की? सबब पूछेंगे और कोई पूछेंगे खास कि वजह तुम इस गजल इतनी को? परेशान क्यों। जी। वो उनका जो एल्बम हिट हुआ था उसका ये पहला नगमा था। जी। उस एल्बम का नाम था अनफॉरगेटेबल। जी। और उन दिनों में लखनऊ में आए बस स्टूडेंट, और मैंने वो एल्बम लखनऊ में उनका सुना और बहुत मजा आया। मैंने कहा ये कोई बात आई। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। क्या खूबसूरत क्या उन्होंने बात गाया है, था। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुज जी। वेरी नाइस। तो अनुज जी, अब ये बताइए कि बॉलीवुड से आपका परिचय कैसे हुआ, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बॉलीवुड में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने फिल्मों में गाया, फिल्मों में एक्टिंग की, फिल्में बनाई, फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। सब तरह से हम फिल्मों से जुड़े हैं। फिल्मों में म्यूजिक दिया हमने। अपने म्यूजिक में आशा भोसले जी को गवाया, किशोर कुमार जी को गवाया। अपनी म्यूजिक में सभी सिंगर्स को गवाया उसने। और बहुत मजा आया सबके साथ काम करके। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड एक बहुत खूबसूरत संस्था है और जो इसमें आए सच्चाई से काम करे
और जो इसमें से पिकनिक करने आया, मस्ती करने आया है, वो यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। ये सीरियस बिजनेस है। यहाँ आइए, जी। सीरियसली काम करिए और आप अपने को यश चोपड़ा बना लेंगे, आप अपने को बी आर चोपड़ा बना लेंगे, राज कपूर बना लेंगे। लेकिन अगर आप यूं ही मजाक वजाक करने आए हैं, मस्ती करने आए हैं, तो फिर आप आउट हो जाएंगे। जी। बहुत बहुत सही कहा आपने। तो अनूप जी, ये बताइए कि एक्टिंग के बारे में अभी आपने कहा कि आपने एक्ट भी किया है बॉलीवुड में। ये हुनर आपको कब समझ आई कि भैया मुझे ये भी कोशिश करना है, मुझे इस चीज का शौक है, तो मैं जरूर करना चाहूंगा? ये आपको कब लगा बचपन से ही और कैसे करता था हुआ, मैं, थोड़ा अपने उस वाक्य में? स्कूल डेज से ही मैं प्लेस वगैरह में काम करता था लखनऊ में। अच्छा। अच्छा। तो वो तो अंदर था एक्टिंग का, लेकिन उसमें करियर बनाना ये कभी मन नहीं था। जी। ये था कि ये है, इसका मजा लेना है, चलो ये भी करते हैं। जब मौका मिलेगा तो तब हम कर लेंगे वैसे। हाँ कर लेंगे, अभी भी करते हैं। जी। अब जैसे अभी फिल्म रिलीज हुई है और भी 3-4 फिल्में आने वाली हैं, ये सब करते हैं, मजा लेते हैं। एक अभी वेब सीरीज आया था, पाताल लोक, उसमें भी मेरा जी। रोल था, लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया लोगों ने। तो ये जी। सब अपने जो शेष है वो विशेष है। हाँ। तो तो एक्टिंग में आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है? मतलब वैसे तो एक्टिंग इटसेल्फ इज अ चैलेंज, बट आपके लिए, आपने इतने सारे रोल किए हैं और आप आगे भी करने वाले हैं, आपकी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं, तो उसमें अब तक का सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या रहा है? चैलेंजिंग रहा कि अभी मैंने एक फिल्म की थी, वो रिलीज हुई, कोई 4-5 महीने हुए, सत्य साईं बाबा। जी। तो मैंने सत्य साईं बाबा का रोल किया। काम जरा कठिन था, क्योंकि सत्य साईं बाबा के लिए लोगों के अंदर श्रद्धा है, उनको भगवान मानते हैं, उनके चमत्कारों पर लोगों को बहुत विश्वास है, उनके समाज सेवा के जो काम हैं वो बहुत ही महान है। तो मुझे उसके लिए चुना गया काम करने के लिए। तो एक चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि लोगों की श्रद्धा उसमें जुड़ी थी, लेकिन मैं कर पाया, क्योंकि मैं सत्य साईं बाबा से पिछले 55 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 10-12 साल का था, मैं तब उनको सबसे पहले मिला था लखनऊ में, और उसके बाद उनसे बहुत मिलता रहा, उनके साथ काफी प्रोग्राम उनके लिए किए। तो एक कांटेक्ट ऐसा हो गया था कि मैं उनका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना सब जानता था। वाह। तो वो मैं उतार सका, जब मैंने वो एक्टिंग की तो उसको मैं उसमें उतार सका। इट वॉज नाइस, बहुत मजा आया करके। वो चैलेंजिंग था, बाकी जो रोल मिलते हैं वो उनको चैलेंजिंग नहीं समझना चाहिए, वो तो दूसरे काम अभिनय कर रहे हैं। जो एक कैरेक्टर है, नहीं कर पाएंगे ठीक तो लोग कह देंगे ठीक नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन सत्य साईं बाबा का काम करना तो उस पर श्रद्धा पे असर आता जी, बहुत जी, वो सही सही कहा आपने। तो अब थोड़ा आपके म्यूजिक के बारे में बात करते हैं, आपके गजलों के बारे में और आपकी भजनों के बारे में। ऐसा कोई भजन या गजल जो आपको बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तो आपने बताया जगजीत सिंह द्वारा गाया हुआ, लेकिन ऐसा कुछ जो आपके मन में हमेशा रहा है कि यार ये मुझे जरूर गाना है या ये मुझे जरूर करना है, जब भी मौका मिलेगा मैं इस चीज को और अच्छी तरह से या पेश करूंगा एक अलग तरीके से, ऐसा ऐसा कोई कुछ है? है। ऐसा एक्चुअली कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने जो जो मन में था सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने पूरी रामचरितमानस रिकॉर्ड की है, मैंने भगवत गीता पूरी रिकॉर्ड की है, वेदों पे भी काम किया है। लेकिन एक चीज मन में आती है कि अ, बहुत अच्छी सरल पोइट्री मुझे मिलती रहे, लोगों को लिखी हुई, और वो मैं गाता रहूं, क्योंकि सरल पोइट्री होती है जो लोगों के दिल तक पहुंचती है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, कितना लोगों के मन में बस जाता है। इसको गाए हुए जी। 44 ईयर्स हो गए। तो फोर्टी आई फोर नो ईयर्स से वो आप। लोग इसको गा रहे हैं। आपके पिताजी ने भी सुना है, आप भी सुन रहे हैं, बिल्कुल। आपके बच्चे भी सुन रहे हैं।
हाँ, तो तो वही है कि कुछ गाने ऐसे हैं जो मतलब आप अगर मतलब आज की तारीख में अगर ऐसी लागी लगन कहीं भी बज जाए तो अनूप जलोटा जी का जो चरित्र है वो आपके सामने आ जाता है ऑटोमेटिकली। उस गाने के साथ आप ऐसे जुड़ चुके हो। तो कुछ गाने ऐसे होते हैं, वो एक गाना मुझे डेफिनेटली है। और एक वो जग में सुंदर है दो नाम, मैं कहीं भी सुनता हूँ तो आपकी छवि मेरे सामने आ जाती है। तो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको लोगों का प्रतिसाद किस गाने में सबसे ज्यादा मिला, अगर आपको वो एक एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो? मेरे ख्याल से सबसे पॉपुलर तो यही है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ये मुझे हर प्रोग्राम में गाना पड़ता है, किसी प्रोग्राम में ना गाऊं तो ऑर्गेनाइजर पेमेंट नहीं देता मेरा। आपने ऐसी लागी लगन तो गाया नहीं। जी, जी, जी। तो अनूप जी, अभी वेरी रिसेंटली एक आपका वीडियो वायरल हुआ था, जहां आप आई थिंक तलत अजीज जी थे और दो चार और म्यूजिक फील्ड से रिलेटेड पर्सनालिटीज थे आपके घर पर। आप कोई एक महफिल, कोई एक गीत गा रहे थे। वो क्या मतलब, वो आप बहुत रेगुलरली वैसा करते हो या वो जस्ट इट हैपेंड दैट डे? एंड उसके बारे में थोड़ा बताइए। अक्सर घर में हम इस तरह की महफिलें करते हैं जिसमें सभी हमारे सिंगर्स आते हैं, सोनू निगम आते हैं, हरिहरन, तलत अजीज, पहले जगजीत सिंह साहब भी आ जाते थे, गुलाम अली साहब आते थे। तो उदित नारायण जी ये भी तो थे शायद उसमें, हाँ, उस वीडियो में। उदित 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 भी आते हैं, सभी लोग, शैलेंद्र सिंह, तो शान, ये जितने जितने हैं सब अपने ही है ना, तो हम लोग सब एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। तो तो वहाँ एक एक हाँ, तो एक खास बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि महफिलें तो हम भी करते हैं, पर हमारी महफिलों में इतने बड़े बड़े नाम नहीं होते। तो आपकी महफिल अलग है उस उससे अगर आप कंपेयर करें तो आप थोड़ा हमें राज की बात बताइए कि आपके महफिल में अलग क्या होता है जो हमारे महफिल में हमको नसीब नहीं होता? हमारी महफिल में क्या होता है कि क्योंकि सब सिंगर्स आए होते हैं, तो हम लोग एक दूसरे को कहते हैं, चलो यार सुनाओ कुछ नया, कुछ बनाया हो तो सुनाओ। तो तलत कहेंगे, हाँ जी मैंने देखिए ये गजल अभी नहीं बनाई है, आपको सुनाता हूँ, सुनाएंगे। फिर हरिहरन कहेंगे, यार मैं सुनाता हूँ, देखो ये नया कुछ किया है। फिर हम अचानक, मैं शुरू हो जाऊंगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो उदित ज्वाइन हो जाएंगे। फिर मैं शायर तो नहीं, मैं शुरू हो जाऊंगा तो शैलेंद्र सिंह तो ज्वाइन हो जाएंगे। तो शैलेंद्र। ये चीजें, ये सब लोग, अब हम लोग कमाल करते रहते हैं, मजा करते हैं। वही इसी तरह फीमेल सिंगर्स भी सब आती हैं हमारे यहाँ, ऋचा ऋचा शर्मा, जसपिंदर नरूला, अलका याग्निक, मधुश्री, संजीवनी, प्रतिभा, जितने सब सब अपने ही है ना। हम लोग सब आपस में इतना जुड़े हैं, एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि दूरी है ही नहीं। जैसे मैं जी। किसी को एक फोन कर दूं कि यार ऋचा आ जा शाम को बैठते हैं, तो ऋचा इतनी अच्छी है कि ऋचा कहेगी चलो ठीक है आते हैं बैठते हैं। या वो क्या मुझे बात। फोन कर देगी, इधर आइए ना, गणपति हमने रखा हुआ है, जरा आज शाम को आप पहुंच जाइए, हम पहुंच जाते हैं। तो तलत का फोन आ जाता है, यार क्या कर रहे हो यार, तो मैं कहते चलो मैं आता हूँ यार। तो कहेगा किसी और को बुला लूं, मैंने बुला लो। तो उनके घर पहुंचे हम, तो देखा अनुपम खेर को बुलाया हुआ था। तो अनुपम खेर भी बैठे, तो अनुपम खेर भी कुछ अपनी सुना रहे थे, हम अपनी सुना रहे थे, तलत अपनी सुना रहे थे। तो ऐसे हम लोग आपस में बैठते हैं, सब मजा करते हैं। क्योंकि एक जैसे बिरादरी होती ना सबकी, सिंगर्स की बिरादरी, तो जी, वो है। सिंगर्स की बिरादरी। हाँ, राइट। तो एक और बात अभी मेरे मन में आया कि आप लोग जब मिलते हो ऐसे एक दूसरे से, तो आप जो पब्लिक है उनकी नजरों से आप कैसे बचते हो? मतलब कार में होते हो वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा ऐसा कभी इंसिडेंस हुआ है जहां लोगों ने आपको घेर लिया हो कि भैया अरे अनुप जी जीते, और फिर उसके बारे में बताइए। होता है, ये सब होता है, लेकिन ये सिंगर्स के साथ इतना डिफिकल्ट नहीं होता है कि वो घिर के हमको वहां से क्योंकि निकलना मुश्किल हो। हीरो वगैरह अच्छा। के लिए, अब जैसे सलमान खान अगर कहीं नजर आ जाए लोगों को,
तो उनको वहां से निकालने के लिए बाउंसर वगैरह वो सब चाहिए होंगे, सिक्योरिटी चाहिए, तो जी इसीलिए वो रखते भी हैं, 3-4 अपने साथ रखते हैं। अब हमारे साथ क्या होता है कि हम कहीं खड़े होते हैं, 10-12 लोग आ जाएंगे, मिलेंगे बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से, और किसी को फोटो लेनी है वो ले लेंगे। तो मैं भी उनको टाइम देता हूँ कि ठीक है भाई करो, चलो। लेकिन वो जो हीरो वर्शिप जो एक्ट्रेस की होती है ना, वो जरा अलग हाँ। चीज होती है। कहीं कटरीना कैफ खड़ी होगी तो जो भीड़ लगेगी वो मेरे लिए थोड़ी लगेगी। लेकिन आप अगर कटरीना कैफ के साथ खड़े हो तो फिर तो लगेगी। हाँ, तो ये फर्क तो तो रहेगा ही। हाँ, तो एक बात बताइए कि आपके इतने सारे फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई ऐसा फैन जिसे आप हमेशा अपने दिल में रखते हो किसी खास वजह से, और उसके पीछे अगर कोई कहानी है? हाँ, कुछ ऐसे फैन मिलते हैं कि याद रह जाते हैं। एक मेरा ट्रिनिडैड में कॉन्सर्ट था, इस बात को हो गए 30-32 साल हो गए होंगे। ट्रिनिडैड यानी वेस्ट इंडीज, उधर हो ना, जी करेबियन। जी। हम्म, तो प्रोग्राम खत्म हुआ, एक कपल मुझे मिलने आया फोटो खिंचाने। तो जो वाइफ थी वो शी वॉज फुल्ली प्रेग्नेंट। वो मेरे साथ खड़ी होगी, उसने अपने हस्बैंड को कहा तुम फोटो खींचो, और मैं पूरी नजर आनी चाहिए, पूरी। तो उसने पिक्चर दी उनकी। उसके 3 साल बाद में फिर ट्रिनिडाड गया तो वो एक कपल फिर आया, गोद में बच्चा था। ओह, कहा कि अनूप जी याद है आपको, आप आए थे, हमने तस्वीर ली थी। मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स। तो उन्होंने वो तस्वीर भी दिखाई। हम्म, फिर उन्होंने कहा देखिए बेटा पैदा हुआ और इसका नाम हमने अनूप रखा है। ओह वाह। तो ये चीजें तो नहीं भूली जा सकती जी कि उनके अंदर जी। कितना प्यार होगा कि वो अपने बेटे को वो तस्वीर दिखाएंगे कि देखो जब तुम प्रेग्नेंट थे, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तुम अंदर थे, तो ये पिक्चर है उसकी। है ना, कितनी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत चीज बड़ी है। बात। हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चीज। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, जैसे कि आपने कहा और कि ऐसी बातें आपके जहन में हमेशा के लिए रह जाती हैं। हाँ, ऐसे कुछ चीजें रह जाती हम्म। अ, तो अब ये बताइए, जैसे कि आपने अभी कहा कि आप ट्रिनिडाड में थे, तो आप शायद दुनिया का ऐसा ही शायद ही कोई देश होगा जहां आप नहीं गए हों। आप लेकिन ऐसा कोई देश है जहां आपका मन था और अभी तक आपको मौका नहीं मिल पाया उस देश जाने का? है। ये ऐसे बहुत हैं, बहुत से देश हैं, क्योंकि हम जहाँ परफॉर्म करने जाते हैं वहां पे हिंदी स्पीकिंग लोग होते हैं, वहीं जाते हैं, वो तो है। क्योंकि लेकिन हमारी वो मेरा ये लैंग्वेज समझ मानना था सके। कि हिंदी स्पीकिंग लोग तो दुनिया में हर जगह है। नहीं, ऐसे ऐसे अभी भी बहुत से देश हैं जहां पर अपने लोग अगर 100 लोग हैं तो जाने का कोई फायदा नहीं, मतलब नहीं है, वो हाँ, राइट। फीसिबल नहीं होता। अब आपके करेक्ट सिंसिनेटी करेक्ट। में तो हम बहुत बार आए हैं, हमने प्रोग्राम बहुत किए। जी, आपके लेकिन वही है, अमेरिका लेकिन में पिछले एक एक 20 शहर, साल में शायद आप नहीं आए हैं सिंसिनेटी। उससे सिंसिनेटी पहले में आए आए, हो तो? दूसरी दूसरी जगह तो बहुत आए, क्योंकि मैं तो हाँ, शिकागो आए होंगे अमेरिका, आप। हाँ, अमेरिका हम्म, कुछ हम्म, साल में 3-4 बार मेरे विजिट होते हैं। ये तो आजकल कोविड की वजह से बंद है। मेरा बेटा जी। रहता है अमेरिका में, ही इज इन न्यूयॉर्क, अच्छा। हेज फंड में है। लेकिन अब मैं उससे मिल नहीं पाया हूँ पिछले 1.5 साल से, क्योंकि सब कोविड वगैरह के चक्कर में न वो आ सकता है न मैं जा सकता हूँ। उससे बस वीडियो कॉल हो जाती है, देख लेते हैं उसको। मेरा छोटा भाई अजय है लॉस एंजलिस में, उसको भी नहीं देखा मैंने इतने समय से। तो हाँ। मिला नहीं, आजकल तो देख लेते हैं हम लोग, रोज ही देख लेते हैं एक दूसरे को, लेकिन मिलना जुलना जरा हाँ, आजकल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अमेरिका तो मैं में, मेरा अगला सवाल। सॉरी, गो हम्म, अहेड। अमेरिका नहीं, जो मेरा है अगला वो सवाल वही। बिगेस्ट, सेकंड बिगेस्ट इंडिया जो है वो अमेरिका। दैट इज ट्रू, स्पेशली न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया। आई मीन, ये इन दो जगहों पर बहुत बहुत ज्यादा इंडियंस हैं। आई मीन, वैसे तो बाकी शहरों में भी हैं, लेकिन हाँ, यू राइट, एग्जैक्टली। एक बार बड़ा मजा आया था अमेरिका में, कौन सा शहर है मैं भूल गया।
वहां पर एक हमारा कॉन्सर्ट अरेंज हुआ और वहां पे कुल 70-75 इंडियंस रहते थे बस। छोटा सा अच्छा। शहर था, काफी पुरानी बात। तो हम पहुंचे तो उन्होंने जो ऑडिटोरियम बुक किया था वो 2000 की कैपेसिटी का था। ओ वाह। तो मैंने उनसे पूछा, आपने ये, जब आपको पता है कि आप 75 लोग ही हैं, तो आपने ये क्यों ये बुक किया है? कहने लगे, भाई ऐसा है कि हम आपको बेस्ट साउंड सिस्टम में सुनना चाहते हैं, बेस्ट अकोस्टिक में सुनना चाहते हैं, और ये जो ऑडिटोरियम है ये हमारे यहाँ का बेस्ट है, जिसमें मजा आ जाता है जब कोई कॉन्सर्ट हम सुनते हैं। तो होंगे तो हम 75 होगी, लेकिन हम सुनेंगे यहाँ बैठ के। ऐसे शौकीन भी हैं। जी जी। लेकिन हाँ, ये आपने बहुत अच्छी चीज कही। तो आपको एज अ सिंगर, एज अ परफॉर्मर, आपको फर्क पड़ता है उससे कि अगर 2000 कैपेसिटी वाले ऑडिटोरियम में सिर्फ 75 लोग बैठे हों? हाउ डज इट अफेक्ट यू एज अ परफॉर्मर? ये अफेक्ट कर सकता है अगर पता हो कि यहाँ पर 10,000 लोग रहते हैं शहर में और उसमें से 75 आए हैं। लेकिन जब पता ही है कि 75 रहते हैं, 75 आ गए, तो 100% हो गया। 100% हो गया। दैट इज ट्रू। दैट इज ट्रू। मतलब उनके शौक का है, शौकीन लोग ऐसे भी है। एक बार क्या हुआ था, हमारा एक जी कॉन्सर्ट, साउथ इंडिया में एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं इलिया राजा। जी जी। उनके ए आर रहमान ये सब उनके असिस्टेंट होते थे। इलिया राजा वाज वेरी बिग। आज भी इलिया राजा इज या ही वेरी इज। बिग या म्यूजिक डायरेक्टर। या। मतलब वो कोई फिल्म अगर साइन करते हैं तो पहले प्रोड्यूसर को कहते हैं, आप आधी बना लीजिए, मुझे दिखाइए, अगर मुझे पसंद आई तो मैं म्यूजिक दूंगा। जी, आई वो मीन या ऐसे डेफिनेटली दैट इज हिज इतना पर्सनालिटी एंड स्टफ। डिमांड में। या। तो उन्होंने एक दिन मेरा कॉन्सर्ट बुक किया, तो मुझे यहीं, उनके एक असिस्टेंट बॉम्बे में रहते थे, रहते हैं अभी, सरदार उत्तम सिंह जी, बहुत कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर वायलिनिस्ट हैं। तो उनका मुझे फोन आया कि भाई वो इளைयराजा जी आपका प्रोग्राम करना चाहते हैं अपने घर में। मैंने कहा बहुत अच्छा, जाएंगे। तो जो भी हमारी फीस थी वो आ गई, टिकट्स आ गए, हम चेन्नई पहुंच गए। वहाँ एयरपोर्ट पे गाड़ियां आ गई, होटल ले गई, होटल में रख दिया। उनका फोन भी आ गया, थैंक यू वेरी मच, आप आ गए हैं, शाम को हम प्रोग्राम करेंगे, 8 बजे शुरू करेंगे। तो हम पहुंच गए उनके यहाँ 7:30 बजे। बड़ा अच्छा स्टेज बना हुआ है, ब्यूटीफुल फ्लावर सब। तो मैं, मेरे म्यूजिशियन सब, हम लोग बैठ गए, जम गए। तो इளைयराजा जी आए, बड़े प्यार से मिले, उनकी वाइफ आई, वो दोनों सामने बैठे। और उन्होंने कहा जी शुरू करिए। तो मैंने कहा और बाकी ऑडियंस? कहते हैं नहीं, सिर्फ हम दोनों को सुनना था। हम आपका एल्बम इतना सुनते हैं, आपके भजन गजल हम इतना ज्यादा सुनते हैं कि हमारा मन था कि हम आपको सामने सुने। तो हमने और किसी को नहीं बुलाया। ऐसे भी लोग हैं। आपको कैसा लगा जब आपने ये सुना? तो मेरे दिमाग में एकदम बात आई कि आज के बादशाह अकबर तो यही है। दैट इज दैट इज वन एक्सपीरियंस कि आपको हमेशा याद रहेगी वो बात। याद रहती, ऐसे लोग भी हैं। जी जी। तो अनूप जी, अभी आपने पैंडेमिक की बात की, और जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले 1.25 साल से जो दिक्कत, जो परेशानी के थ्रू मानव जाति इन जनरल गुजर रही है, बहुत ही दयनीय है, बहुत ही डरावनी है। और तो हम चाहते हैं आप हमें बताएं आपको इसने कैसे अफेक्ट किया, और आपने इसमें कैसे अपने आप को चैलेंजिंग रखा और अपने आप को आगे बढ़ाया, और आपकी थॉट प्रोसेस क्या है इस पूरे पिछले 1.25 साल में? इसने आपको
क्या सीख ली है? देखिए, पैंडेमिक जो है ये हम सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। हम जितने भी लोग दुनिया में आज रहते हैं, उन्होंने ऐसी महामारी नहीं देखी। ना मैंने देखी, ना आपने हम्म। देखी, ना आपके परिवार में किसी ने देखी। जी। तो ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें ये सिखाता है कि ऐसी बहुत सी बीमारियां आ सकती हैं जिसका इलाज अवेलेबल नहीं है। तो इससे कैसे जीता जा सकता है कि हम अपने को कुछ ऐसा बना लें कि बीमारी हमसे दूर भागे, हमसे डरे। तो मैंने अपने को बचपन से ऐसा बनाया। मैं जब 12-13 साल का था, मतलब 55 साल से, मैं जल नीति करता हूँ, ओ, रबड़ रबड़ नीति करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, कई योगाभ्यास करता हूँ, च्यवनप्राश खाता हूँ, सीतोपलादी चूर्ण खाता हूँ। रोज मैं लहसुन की एक टिक्की, एक लहसुन की फाक निकल जाता हूँ रोज सुबह। थोड़ा सा गुड़, विटामिन सी एवरी डे। इन सब चीजों के करने से हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहती है कि बाहर की कोई बीमारी हमको पकड़ नहीं पाती। मुझे जुकाम खांसी नहीं होता है, मुझे बुखार नहीं होता। यहां तक कि मैंने जो अभी वैक्सीन की डोज लगाई, उससे भी मुझे कुछ नहीं हुआ। जिम में जाके हेल्थ बनाते हैं, वो डोले शोले बन जाते हैं, तगड़े हो जाते हैं, लेकिन उसको हेल्दी नहीं कहते। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वो है जो बॉडी, माइंड और सोल से स्वस्थ है। जी, बिल्कुल सही। अगर केवल बॉडी से स्वस्थ है और माइंड से रोगी है, तो वो स्वस्थ कैसा हो? या आत्मा से रोगी है, उसके विचार अच्छे नहीं है, तो वो रोगी है। हमें बॉडी, माइंड और सोल तीनों से अपने को हेल्दी बनाना है। अगर हम इसमें हेल्दी हो गए, तो हमको कोई रोग छू नहीं सकता। जी। मार्च के महीने में पिछले साल मेरे कॉन्सर्ट थे हॉलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड में। उन दिनों वहां पर कोरोना का तांडव चला था जी। और मेरे वहां कॉन्सर्ट चल रहे थे, क्योंकि ओ, तब तक गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट नहीं किया था कि कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, अच्छा। 16 मार्च को मेरा लास्ट कॉन्सर्ट हुआ लंदन में, और 17 मार्च से ये हो गया कि आज से पब्लिक फंक्शंस बंद, सारे हॉल बंद। और मैं वहां से फ्लाइट लेके बॉम्बे आ गया। उसके बाद फ्लाइट्स भी बंद हो गई नेक्स्ट डे से। वो लास्ट फ्लाइट थी जी। जिससे मैं बॉम्बे आया। ओ वाओ, ओके। मेरे साथ के 6 लोगों को कोरोना हो गया था, ओ, जिसमें जो बॉम्बे जिसमें आए मेरे आपके दो, साथ लंदन से? हाँ, 2 म्यूजिशियंस मेरे, हमारे ऑर्गेनाइजर लंदन के। तो हमारे 6 लोगों को कोरोना हो गया था, और हम तो सब साथ में ही थे। हम्म। मुझे क्यों नहीं हुआ? इन सब हम्म। चीजों की वजह से, जो जो मैं सेवन करता हूँ, करते रहे। जो जो जी। चीजें मैं खाता जी। हूँ। जी। मैं रोज स्टीम 2 बार करता हूँ, स्टीम इनहेलिंग। जल नीति सुबह उठ के करता हूँ। लहसुन खाना, प्याज खाना, च्यवनप्राश, सीतोपलादी चूर्ण, हम्म। तो विटामिन आपने सी। ये ज्ञान आपने और भी लोगों को दिया है फिर अकॉर्डिंगली हाँ, अपनी हाँ, दिनचर्या के लिए बारे में? बहुत लोगों को समझाया है कि मैं इस तरह से न जाने कितने शोज में जुड़ जाता हूँ,
और उन लोगों को बताता हूँ कि आप जी अपने को बॉडी माइंड और सोल से करिए ना हेल्दी। जी योगासन जी करिए, मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन से सोल स्ट्रांग होती है। जी जी जी। तो आपके प्राणायाम म्यूजिक करने को से पैंडेमिक ने, फेफड़े स्ट्रांग होते हैं। करेक्ट करेक्ट, तो आपके म्यूजिक को पैंडेमिक ने डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया। आपके कॉन्सर्ट्स जो आप बहुत उसे बहुत ज्यादा अफेक्ट किया पिछले 1.25 साल में। वो आपके लिए कैसा रहा कि सडनली आप दुनिया में हर जगह जा रहे थे और सडनली आपको अब सब कुछ बंद करना पड़ा? वो आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा पिछले 1.25 साल में? हमारा रियाज पहले से बढ़ गया, हमारे पास समय ज्यादा है अब। जी हमारा अध्ययन बढ़ गया, स्टडी करते हैं म्यूजिक ज्यादा। इनकम जीरो हो गई है पिछले 1.25 साल 1.5 साल से, लेकिन म्यूजिक इंप्रूव हो गया है, हमारी सिंगिंग इंप्रूव जी, हो गई है, हेल्थ इंप्रूव हो गई। तो अब जब प्रोग्राम शुरू होंगे तो लोगों को लगेगा ये तो पहले से भी अच्छा गा रहे हैं, बेहतर, हाँ पहले से हाँ भी फ्रेश गा रहे हैं, पहले से ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि इस समय का सदुपयोग करना है हमें, रोना नहीं है। जी 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 एडवांटेज इसकी जो है वो लीजिए। और जी। कुछ लोगों ने नहीं, बहुत सही सदुपयोग कहा आपने कि किया है सदुपयोग लोगों ने। मतलब आज कितने सिंगर हैं जो बाथरूम से बाहर आके गाने लगे। ये बात ये बात आपने बहुत सही कही। ये बात बहुत सही कही आपने कि किसी भी नेगेटिव चीज में से पॉजिटिव निकालना वो बहुत जरूरी होता है कि आना आप चाहिए। पॉजिटिव साइड को देखें और उसमें से कैसे आप उसको आगे बढ़ें। ये कितने बहुत ही कुक जरूरी कुक होता बन है। गए, कितने जी लोग खाना बनाने लगे। अच्छा, झाड़ू जी। पोछा लोगों को आ गया करना लगे। नहीं, बहुत सही कहा आपने। अनूप जी, एक अब सवाल जो है मेरे पास वो आपके बिग बॉस रिलेटेड है। बहुत रिसेंटली आप बिग बॉस में शामिल हुए थे। उस एक्सपीरियंस के बारे में जरा बताइए। कमाल का एक्सपीरियंस, कमाल। बिग बॉस जिसको मौका मिल जाए वो जरूर जाए, क्योंकि वहां अच्छा। जाके आप अपने साथ रहते हैं। ना वहां न्यूज़पेपर है, ना आपके पास घड़ी है, ना आपके पास फोन है, ना आपके पास टेलीविजन है, ना आप अपने किसी संबंधी से बात कर सकते हैं। आप टोटली खुद के साथ। मैं वहां 1.5 महीना रहा, वो मेरा पेड हॉलीडे था, बहुत बढ़िया। हाँ, उस 1.5 महीने का एक बात मैं हॉलीडे पूछना कमाल चाहूंगा। था। हम्म, हाँ, उस एक्सपीरियंस के बारे में एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये तो पता होता है कि कैमरास लगे हुए हैं हर जगह, लोग हमें शूट कर रहे हैं, तो आप फिर भी उसमें भी अपनी ओरिजिनलिटी, आपकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है उसे रखना और एक्टिंग जैसे नहीं लगना, वो आप कैसे कर सकते हो? भाई जो नेचुरल है वैसे रहते हैं, जैसे हम बाहर घूमते फिरते हैं वैसे ही वहां घूम रहे थे। हमने तो कुछ अलग तो कुछ वहां किया नहीं। अब ये है कि वो टास्क वगैरह नोइंग जो वेरी देते वेल हैं कि वो, कैमरास लगे हुए हैं। हाँ तो पता है मुझे कैमरा हर तरफ घूम रहे हैं, घूमने दो। अब हम कोई गलत काम ही नहीं कर रहे तो क्या कर लेंगे कैमरा। अब मैं वो तो है। गाली गलौज में मैं विश्वास नहीं करता, मैं गाली वाली देता नहीं हूँ, तो वो नहीं कैच कर सकते वो। ना हम्म, मैं वहां किसी को फ्लर्ट कर रहा हूँ, वो भी नहीं वो कैच कर सकते हैं। ना मैं किसी की पिटाई कर रहा हूँ, वो भी नहीं कैच कर सकते हैं। तो मैं तो जो बाहर हूँ वो मैं वहां अंदर था। वही है। जी तो जी, लोगों ये ने, बात सही है। बल्कि मेरे व्यक्तित्व को लोगों ने ज्यादा जाना वहां देखकर, क्योंकि वही सुबह उठ के मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, वही उठ के मैं पेड़ों में पानी दे रहा हूँ, जो घर में करता हूँ वही मैं अपना रियाज कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ। तो रोज जो करता हूँ वहां कर रहा था। तो लोगों ने मुझे ज्यादा पहचाना कि आदमी व्यक्तिगत रूप से कैसा है। क्योंकि अगर मेरे अंदर कोई वो बुराइयां होती तो वो वहां नजर आ जाती। हाँ, तो अभी आपने आपकी आने वाली फिल्म के बारे में कहा जिसमें आप जसलीन मटरू जी के साथ हैं। उस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए हमें। इस फिल्म में मैं अनूप जलोटा हूँ, वो मुझसे गाना सीखने आती है।
मैं उसको गाना सिखाता हूँ। उसके बाद कुछ लोग अफवाहें उड़ाने लगते हैं कि शायद इनका कुछ अफेयर है। फिर एक नया हीरो बीच में आता है, एंट्री लेता है, फिर ट्रायंगल होता है और एंड में सुखद सुखद एंड है। अब आप फिर देखिएगा, बाकी देखिएगा, मजा आएगा आपको। तो मसालेदार फिल्म है मतलब। अरे बड़ी मसालेदार है, बहुत मजेदार। जी, तो जरूर जरूर हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस फिल्म को जरूर देखें। तो एक आखिरी प्रश्न आपके लिए अनूप जी के आने वाले फ्यूचर में, आने वाले सालों में आपके क्या प्लान्स हैं, आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक फिल्म आ रही है, टोकन। टोकन मैंने प्रोड्यूस की है, वो देखिएगा। उसके बाद एक फिल्म आ रही है, करतूत। करतूत में मैं पुलिस कमिश्नर बना हूँ। एक फिल्म आ रही है, हिंदुत्व। उसमें मैं हिंदुत्व की रक्षा करने वाला एक व्यक्ति पंडित जी हूँ। और कुछ फिल्मों में और भी आजकल अभिनय चल रहे हैं, आप वो भी फिल्में देखेंगे। कुछ टीवी सीरियल्स की भी बात चल रही है, कुछ वेब सीरीज की भी, क्योंकि आजकल प्रोग्राम तो हो नहीं रहे, जी। तो यही सब कर रहे हैं। कुछ हमारे पास लेकिन ऐड जब आ वो जाते हैं शुरू हो करने जाएंगे के तो लिए, फिर एक आपका ये बाम। सब कम हो जाएगा। हाँ, फिर ये कम हो जाएगा, फिर उधर ज्यादा बिजी हो जाएंगे। एक कफ सिरप का अभी ऐड किया है, एक बाम का किया है। तो ये सब चीजें साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि अब समय है ये सब करने के लिए। जी, जी। तो आप अगर किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, तो क्या आप तभी एंडोर्स करते हैं अगर उस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हो, या इट डज नॉट मैटर टू यू? पहले हम उसको ट्राई कर लेते हैं अच्छा। कि क्या ये इफेक्टिव है, और उसके बाद उसे इंडोर्स करते हैं। और ये गुटखा वगैरह को हम नहीं इंडोर्स करते। जो जो चीजें स्मोकिंग है नुकसानदेह। का, इन चीजों को इंडोर्स नहीं करते। एक बार हमने एक कमला पसंद पान मसाला का ऐड किया था। वो इसलिए किया था कि उसमें किशमिश, इलायची, ये सब चीजें होती हैं। उसमें ओह! सुपारी भी नहीं होती है। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो गले को नुकसान देती है, कमला पसंद। तो वो हाँ। मैंने बहुत साल पहले किया था। तो अनूप जी, हमारा समय हो चुका है। 1 घंटे का समय था हमारे पास। हमारे अगर बस में होती तो हम चाहते कि ये वक़्त यहीं थम जाए और हम आपसे और भी ढेर सारी बातें करें और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनें आपसे। पर वक़्त का तकाज़ा है और वक़्त की इज़्ज़त करना ही हमें सीखना चाहिए। तो हमारे इस कार्यक्रम का अब अंत होने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई बात हो जो मेरे से छूट गई हो आपसे पूछने के बारे में, और आप अगर उससे बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को, तो प्लीज़ फॉर द वन लास्ट टाइम प्लीज़ लेट अस नो योर थॉट्स। आज भी वही कहूंगा कि दर्शक बहुत डिसअपॉइंट हो रहे होंगे कि इन्होंने ऐसी लागी लगन नहीं सुनाया। तो एक काम करिए, वो क्या हम इस सुना देता हूँ। कार्यक्रम का अंत, हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सुना हम्म, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। क्या बात है, क्या बात है! बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी, इस धन्यवाद। गीत को गाने के लिए। और सच में बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, आपके एक्सपीरियंसेस सुन के, आपकी कहानियाँ सुन के। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपने प्लान किया है फ्यूचर के लिए, उस सब में आपको सक्सेस मिले, आपके ड्रीम्स पूरे हों, और आप ऐसे ही हमारे श्रोताओं को और अपने दर्शकों को ऐसे ही एंटरटेन करते रहें, आपकी गायकी से, आपकी एक्टिंग से, और वो हर चीज़ से जो आप करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपका समय धन्यवाद, के बहुत थैंक यू। लिए। थैंक यू वेरी नमस्कार। मच। थैंक यू जी। This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत।
ये है भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत।